सोचें, एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें सैकड़ों डिवाइसेस हैं, तो एक राउटर अपनी पहचान कैसे करवाता है? यह सारा खेल एक डिजिटल शनाख्त का है। लेकिन एक बहुत मशहूर प्रोटोकॉल है EIGRP, जो इस मामले में ना कुछ अलग ही करता है। चलें देखते हैं कि इसके पीछे क्या राज है। तो सवाल यही है, इतने बड़े और पेचीदा नेटवर्क में एक राउटर कैसे बताता है कि भाई ये मैं हूं? इसको ऐसे समझें जैसे एक बहुत बड़ी पार्टी में हर किसी ने अपना नाम का बैज लगाया हो, ताकि पता चले कौन किससे बात कर रहा है। बिल्कुल यही काम यहाँ भी होता है। और इसका जवाब है राउटर आईडी। ये समझें कि ये एक डिजिटल नेम टैग है। लेकिन EIGRP प्रोटोकॉल जो है ना, वो इस नेम टैग के साथ कुछ बहुत ही अजीब सा सलूक करता है। ऐसा कुछ जो नेटवर्किंग के आम उसूलों के बिल्कुल उलट है। तो चलें बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। आखिर ये डिजिटल शनाख्त यानी ये राउटर आईडी है क्या चीज़? अच्छा, अगर टेक्निकली देखें तो राउटर आईडी एक 32 बिट का नंबर है। देखने में ये बिल्कुल एक IPv4 एड्रेस जैसा ही लगता है। और इसका असल काम क्या है? इसका काम है राउटर को उसके अपने नेटवर्क के इलाके में, जिसे हम ऑटोनॉमस सिस्टम कहते हैं, एक मुनफरिद पहचान देना। आप कह सकते हैं कि ये इस इलाके के लिए राउटर का एक डिजिटल फिंगरप्रिंट। तो सवाल ये है कि राउटर अपनी ये आईडी चुनता कैसे है? ये कोई तुक्का नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका एक बाकायदा 3 स्टेप का तरीकाकार है। सबसे पहले राउटर देखता है कि क्या किसी ने उसकी आईडी मैनुअली सेट की है। अगर किसी एडमिन ने आईडी डाल दी है तो बस वही फाइनल है, बात खत्म। लेकिन अगर ऐसा नहीं किया गया तो फिर आता है स्टेप 2। राउटर अपने लूप बैक इंटरफेसेस को चेक करता है। ये एक तरह के वर्चुअल कनेक्शंस होते हैं। इनमें से जिसका आईपी एड्रेस सबसे बड़ा होगा वो चुन लिया जाएगा। और अगर लूप बैक भी नहीं है तो फिर आखिरी ऑप्शन बचता है। राउटर अपने फिजिकल कनेक्शंस यानी वो पोर्ट्स जहां तारें लगी हैं उनके आईपी एड्रेसेस को देखेगा और उनमें से सबसे बड़ा वाला इस्तेमाल कर ले। लेकिन सोचें, अगर कभी ऐसा हो, वैसे होता बहुत कम है, कि राउटर पर कोई आईपी एड्रेस ही ना हो, तब क्या होगा? भाई जब कोई ऑप्शन ही नहीं बचा तो EIGRP कोई आईडी चुन ही नहीं पाता और 0.0.0.0 पर सेट हो जाता है। और ये चीज़ आगे जाके काफ़ी मसले खड़े कर सकती है। अच्छा, अब मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन के बारे में एक बहुत ही अहम बात सुने, और ये वाकई एक गेम चेंजर है। वो ये कि जो आईडी सेट की जाती है ना, ज़रूरी नहीं कि वो राउटर के किसी असली आईपी एड्रेस से मैच करे। नहीं, जब तक वो 32 बिट IPv4 फॉर्मेट में है, कोई भी नंबर चुना जा सकता है। इससे नेटवर्क एडमिन्स को ज़बरदस्त कंट्रोल मिल जाता है और इस बात की गारंटी होती है कि राउटर की आईडी हमेशा वही रहेगी, भले उसके नेटवर्क कनेक्शंस बदलते रहें। और अब आते हैं उस राज की तरफ जिसकी बात हमने शुरू में की थी, यानी EIGRP का डुप्लीकेट आईडी वाला मामला, जहां नेटवर्किंग के सारे कानून टूट जाते हैं। तो बड़ा सवाल ये है, क्या एक ही नेटवर्क के अंदर दो EIGRP राउटर्स की आईडी बिल्कुल सेम हो सकती है? देखें, नेटवर्किंग की दुनिया में ना ये एक बहुत बड़ी गलती मानी जाती है। डुप्लीकेट आईडी से कन्फ्यूजन होती है और सिस्टम बैठ जाता है। तो आम तौर पर इसका जवाब एक बड़ा सा नहीं होता है। लेकिन जब बात आती है EIGRP की, तो हैरानकुन तौर पर जवाब है हाँ। जी हाँ, EIGRP एक ही नेटवर्क में एक से ज़्यादा राउटर्स को एक जैसी आईडी रखने देता है और नेटवर्क मज़े से चलता रहता है। ये बात तो नेटवर्किंग की सारी किताबों के खिलाफ जाती है। इस बात को समझने के लिए कि ये कितनी अजीब बात है, ज़रा OSPF को देखें। वो भी एक बहुत बड़ा राउटिंग प्रोटोकॉल है, लेकिन OSPF इस मामले में बहुत सख्त है। उसे नेटवर्क का पूरा नक्शा बनाने के लिए हर राउटर की एक यूनिक आईडी चाहिए ही चाहिए। अगर यूनिक आईडी ना हो तो OSPF का प्रोसेस शुरू ही नहीं होता। जबकि EIGRP, जैसा कि हम देख रहे हैं, काफ़ी रिलैक्स्ड है। और ये सिर्फ थ्योरी की बातें नहीं हैं। आप खुद OSPF में डुप्लीकेट आईडी डालने की कोशिश करें, सिस्टम आपको फौरन एक एरर मैसेज देके वहीं रोक देगा। प्रोसेस आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर EIGRP इतना अलग क्यों है? इसके इस अजीबोगरीब रवैये के पीछे टेक्निकल वजह क्या है? सारा राज छुपा है इन पहले मैसेजेस में जो राउटर्स एक दूसरे को भेजते हैं, यानी हेलो पैकेट्स में। जब दो EIGRP राउटर्स आपस में पहली बार बात करते हैं ना, तो वो इस पहली हेलो हाय में अपनी राउटर आईडी बताते ही नहीं है। अब सोचें,
अगर वो एक दूसरे को अपनी आईडी बता ही नहीं रहे तो उन्हें पता कैसे चलेगा कि आईडी तो डुप्लीकेट है? पता चलता ही नहीं और मसला कभी सामने आता ही नहीं। चले अब जरा प्रैक्टिकल साइड पर आते हैं। देखते हैं कि EIGRP को असल में एक्टिवेट कैसे किया जाता है, यानी नेटवर्क कमांड के जरिए। जब नेटवर्क की कमांड दी जाती है तो एक साथ कई काम होते हैं। पहला, ये इस इंटरफेस पर EIGRP को ऑन कर देती है और इसे कहती है कि भाई आसपास दूसरे EIGRP राउटर्स को सुनना शुरू करो। फिर ये पड़ोसियों को ढूंढने के लिए अपने हेलो मैसेजेस भेजना शुरू कर देता है और आखिर में ये इस नेटवर्क को अपनी टोपोलॉजी टेबल यानी अपने नक्शे में शामिल कर लेता है ताकि ये मालूमात दूसरों को भी दे सके। लेकिन ठहरें, यहाँ एक बहुत बड़ी शर्त है। नेटवर्क कमांड सिर्फ और सिर्फ तब काम करेगी जब राउटर को उस नेटवर्क का रास्ता पहले से अपनी मेन राउटिंग टेबल में मालूम हो। यानी आप EIGRP को ये नहीं कह सकते कि एक ऐसे रास्ते का ऐलान करो जिसका खुद राउटर को ही नहीं पता। अगर रूट टेबल में वो रास्ता नहीं है तो ये कमांड कुछ भी नहीं करेगी, बिल्कुल खामोश रहेगी। ठीक है, तो काफी कुछ हमने समझ लिया है। चलें अब जल्दी से सबसे अहम बातों को दोहरा लेते हैं, यानी की टेकअवेज क्या हैं। इससे पहले एक और मजे की बात, ये जानने के लिए कि EIGRP कितना फ्लेक्सिबल है, एक सिंगल सिस्को राउटर एक ही वक्त में 30 अलग अलग EIGRP प्रोसेसेस चला सकता है। ये बहुत ज़्यादा रूटिंग पावर है। ये टेबल EIGRP और OSPF के फ़र्क को बिल्कुल साफ साफ दिखा रहा है। आईडी यूनिक होनी चाहिए या नहीं, हेलो पैकेट में आईडी है या नहीं, और डुप्लीकेट आईडी का नतीजा क्या निकलता है, हर चीज़ में फ़र्क वाज़ेह है। सीधी सी बात है, EIGRP फ्लेक्सिबल है और OSPF सख्त उसूलों वाला है। तो अगर बाकी सब भूल भी जाएं तो ये 3 बातें ज़रूर याद रखें। नंबर 1, आईडी चुनने का एक फिक्स्ड ऑर्डर है। सबसे पहले मैन्युअल, फिर लूपबैक और आखिर में फिजिकल आईपी। नंबर 2, EIGRP डुप्लीकेट्स को चलने देता है क्योंकि आईडी शुरू के हेलो पैकेट का हिस्सा ही नहीं होती। और नंबर 3, नेटवर्क कमांड तब तक किसी काम की नहीं जब तक वो रूट पहले से मेन राउटिंग टेबल में ना हो। अब EIGRP की ये फ्लेक्सिबिलिटी बज़ाहिर तो एक अच्छी चीज़ लगती है, लेकिन ये हमें एक बहुत अहम सवाल पर सोचने पर मजबूर करती है। आखिर वो कौन सी सिचुएशन हो सकती है जब ये डुप्लीकेट राउटर आईडी वाली खुसूसियत एक मामूली बात से बढ़कर एक ऐसा छुपा हुआ मसला बन जाए जिसे पकड़ना भी मुश्किल हो और जो पूरे नेटवर्क को बिठा दे? ये वो सवाल है जिसके बारे में हर नेटवर्क इंजीनियर को ज़रूर सोचना चाहिए।